नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो घूर्णन गति से संबंधित है। इसमें हम घूर्णन गति से संबंधित राशियां जैसे कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, बल आघूर्ण और बलयुग्म आघूर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। इन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। विद्यार्थियों, कक्षा 11 का टॉपिक है कणों का निकाय एवं घूर्णी गति। इस टॉपिक का आज ये दूसरा वीडियो हम लेकर आए हैं। पहले वीडियो में हमने द्रव्यमान केंद्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। आप उस वीडियो को भी हमारे इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हम देखेंगे इस वीडियो में घूर्णन गति से संबंध राशियां। सबसे पहले हम कोणीय विस्थापन की बात करेंगे। उससे पहले मैं घूर्णन गति क्या होती है इसके बारे में समझा देता हूं। देखिए, गतियां तीन प्रकार की होती है: स्थानांतरीय गति, कंपन गति और घूर्णन गति। हम यहां पर घूर्णन गति के बारे में स्पेशली पढ़ रहे हैं। तो घूर्णन गति क्या होती है कि यदि कोई पिंड किसी निश्चित अक्ष के रेस्पेक्ट चक्कर लगा रहा है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। हो सकता है कि जो पिंड है, जैसे पृथ्वी स्वयं के अक्ष पर घूम रही है तो वो एक घूर्णन गति है, पंखा घूम रहा है तो वो भी एक घूर्णन गति है, कुम्हार का जो चाक होता है वो भी घूर्णन गति करता है। तो ये सब घूर्णन गति के उदाहरण हैं। अब मैं लेता हूं घूर्णन गति से संबद्ध जो पहली राशि है, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि पिंड जब घूर्णन गति करता है तो एक निश्चित अक्ष के रेस्पेक्ट करेगा। उस निश्चित अक्ष को हम घूर्णन अक्ष कहते हैं। और जब पिंड घूर्णन गति करता है तो पिंड के सभी कण, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, पिंड के सभी कण वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएंगे और कण के द्वारा उस वृत्ताकार पथ के केंद्र पर अंतरित जो कोण होता है उसी को ही हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। एक बार देखें, जैसे ये हमारे पास में, मैं यहां पर कोई पिंड ले लेता हूं। ये मैंने एक पिंड ले लिया, ओके। अब ये पिंड है वो इस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, तो इसका ये वाला जो कण है वो इधर इस तरीके से चक्कर लगाएगा, ये वाला जो कण है वो ऐसे चक्कर लगाएगा। तो इस पिंड के सभी कण वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि घूर्णन गति के अंदर जो पिंड है उसके सभी कण या निकाय के सभी कण वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। हालांकि उनकी रेडियस अलग अलग हो सकती है लेकिन उनका कोणीय विस्थापन सेम होगा। कैसे कि इस कण के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि यहां से हमने देखना स्टार्ट किया, तो यहां से जब देखना स्टार्ट किया हम तीन बिंदु ले रहे हैं, ए डैश, ए डबल डैश। जब समय 0 होता है, टी समय पर जो पिंड है वो यहां पहुंच गया, टी समय पर यहां पहुंच गया। बिंदु ए है वो बी डैश पर पहुंच गया, बी पर पहुंच गया। ए डैश है वो बी डैश पर, और ए डबल डैश बी डबल डैश पर पहुंच गया। लेकिन इन तीनों ही कणों के द्वारा इस वृत्ताकार पथ के केंद्र पर बनाया गया कोण है वो सेम रहता है। हालांकि त्रिज्याएं भिन्न भिन्न है लेकिन कोण सेम है। तो जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है अर्थात वो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट जो कोण बनता है वो सेम बनता है। या हम ये कह सकते हैं कि वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे पिंड के द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाएगा? कोणीय विस्थापन कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। चलिए, पहली जो राशि है वो हमारे पास में है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। डेफिनेशन क्या है कि घूर्णन गति कर रहे पिंड के
किसी कण द्वारा परिधि से वृत्ताकार पथ के केंद्र पर अंतरित जो कोण है उसी को हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। घूर्णन गति कर रहे पिंड के द्वारा वर्तीय पथ के केंद्र पर बनाया गया कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय विस्थापन कहलाता है। ओके, देखिए मैं यहां पर ले लेता हूं, हमारे पास में जैसे जो पिंड है वो इस प्रकार के वृत्ताकार पाथ पर चक्कर लगा रहा है। यहां इस वृत्ताकार पथ का केंद्र है, प्रारंभिक स्थिति ए, अंतिम स्थिति है बी। तो ए से बी तक जब पहुंचता है तो चाप की लंबाई एस हो जाती है। वृत्ताकार पथ की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है। तो ये जो एंगल ए से जब कण बी पर पहुंचेगा तो परिधि के द्वारा या इस चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है उसी को हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो देखिए हम एक रिलेशन जानते हैं, कोण बराबर हम जानते हैं चाप बट्टे में त्रिज्या। तो यहां पर जो कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन जिसको हम थीटा से पुट कर रहे हैं, एस बट्टे में आर के इक्वल होगा। ये हमारे पास में हमारा फॉर्मूला है। कोण बराबर क्या होता है, चाप बट्टे में त्रिज्या। तो चाप बट्टे में त्रिज्या, कोणीय विस्थापन थीटा बराबर एस अपॉन आर के इक्वल होगा। क्लियर। अब देखिए मैं यहां पर बात करता हूं इसके मात्रक की। तो एस चाप है और ये मीटर में मापा जाता है। त्रिज्या भी एक प्रकार की दूरी है, ये भी मीटर में मापी जाती है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ये तो मात्रकहीन राशि प्राप्त हो गई। बट वैज्ञानिकों ने इस भौतिक राशि को पूरक भौतिक राशियों की श्रेणी में शामिल किया। तत्पश्चात इसका जो मात्रक है वो रेडियन रखा गया। क्या रखा गया, रेडियन। इसके अलावा हम कोण का जो मात्रक है वो डिग्री के रूप में भी यूज में लेते हैं। और हम ये जानते हैं कि पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। हमने पूरक भौतिक राशियों के बारे में जो मात्रक एवं विमा वाला टॉपिक था उसमें हमने डिटेल से अच्छे से अध्ययन किया, वहां पर हमने समझ लिया है। चलिए देखिए क्या हो जाएगा इसका मात्रक। इसका मात्रक होता है रेडियन और पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। विद्यार्थियों इस डिग्री को भी हम 60 बराबर खानों में विभाजित कर सकते हैं। 1 डिग्री है वो 60 मिनट के इक्वल होती है और एक जो मिनट है वो 60 सेकंड के इक्वल होती है। तो एक जो डिग्री है उसमें 3600 सेकंड होते हैं। ओके, तो ये तो मैंने मात्रक बताए हैं। बात करता हूं इसकी विमा की। तो ये एक विमाहीन राशि होती है m0, l0, t0। क्या ये सदिश राशि है? हाँ, ये एक सदिश राशि होती है। और सदिश राशियों के भी हमने 2 प्रकार पढ़े हैं, ध्रुवीय सदिश तथा अक्षीय सदिश। ध्रुवीय सदिश स्थानांतरीय गति से रिलेटेड होते हैं और अक्षीय सदिश घूर्णन गति से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर जो कोणीय विस्थापन है वो घूर्णन गति से रिलेटेड ही है। तत्पश्चात ये अक्षीय सदिश है। अब अक्षीय सदिशों की डायरेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं वो भी समझे। अक्षीय सदिशों की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए तरीका है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या है कि आप दाहिने हाथ को लीजिए और अंगुलियों और अंगूठे को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखिए। अंगुलियां मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं वो पिंड की गति की दिशा में, तो अंगूठा उनके सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा।
जो कि घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगा। चलिए समझें कि पिंड है वो यदि ए से बी की ओर जा रहा है, इस तरीके से गति कर रहा है, तो मेरी अंगुलियों की दिशा में पिंड की गति होगी। तो अंगूठा किधर होगा? बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो कोणीय विस्थापन की डायरेक्शन इस डायग्राम में बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ये क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। ओके, तो यहां तक जो राशि मैंने बताई है कोणीय विस्थापन, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरी राशि अब मैं लेकर चलूंगा, कोणीय वेग। इन सबको मैं यहां से एक बार हटा देता हूं। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। दूसरी जो राशि है वो है कोणीय वेग, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, और इस एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखा जाएगा? ओमेगा से व्यक्त किया जाएगा। ओके, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? जो रेखीय गति में वेग की डेफिनेशन होती है, ठीक उसी प्रकार से ही घूर्णन गति में कोणीय वेग की परिभाषा होगी। क्या है कि कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? कोणीय वेग कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या है देखिए, घूर्णन गति में, घूर्णन गति में कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाती है। कोणीय वेग कहलाती है। इसको हम ओमेगा से पुट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? ओमेगा से व्यक्त किया जाएगा। देखिए मैं यहां पर ले लेता हूं कि हमारे पास में एक सर्कुलर पाथ है, इस पर कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है। जब समय t1 होता है, समय कितना? t1, तो पिंड के द्वारा बनाया गया जो कोण है वो θ1, और जब समय कितना हो जाता है t2, तब बनाया गया जो कोण है वो है θ2। कि ये t1 समय से t2 समय में कितना कोण बना लेता है? θ1 से θ2 कोण बना लेता है। जब समय t1 तो कोण θ1, जब समय t2 तो कोण कितना हो जाता है? θ2 हो जाता है। ओके, रेडियस r ही रहेगी। चलिए अब यहां पर हम देख लेते हैं कोणीय वेग का फॉर्मूला, सूत्र। कोणीय वेग, इसको हम ओमेगा से पुट कर रहे हैं। क्या होता है? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन। तो मैं सीधा पुट कर दूं, कोणीय विस्थापन हमारे पास में थीटा, इसमें परिवर्तन कितना हो जाएगा? θ2 माइनस θ1 कितने समय में हो रहा है? t2 माइनस t1 समय में हो रहा है। ओके, तो कोणीय वेग का ये आ गया सूत्र, θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1। इसे हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। ये हमारे पास में इसका सूत्र आ गया है, फॉर्मूला आ गया है। ओके, अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि यदि समय अति अल्प हो, बहुत छोटा हो, तो ये जो फॉर्मूला है कोणीय वेग का फॉर्मूला है वो तात्क्षणिक कोणीय वेग में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी क्षण विशेष पर जो कोणीय वेग होता है उसको हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ओके, तो यदि डेल्टा टी बहुत छोटा हो तो इसका मतलब हो गया डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा तो क्या होगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और इसे हम लिख देंगे डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये हमें एक फॉर्मूला मिल चुका है, डी थीटा अपॉन डी टी। ओके, तो यही क्या है? थीटा यहां पर कोणीय विस्थापन है, ओमेगा कोणीय वेग है।
तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? कोणीय वेग कहलाती है। ओके, तो यहां पर भी हम कुछ राशियां समझ लेते हैं। इससे रिलेटेड एक ओमेगा का मैं और भी फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं। यहां पर देखिए, इसका मात्रक तो क्या हो जाएगा? रेडियन प्रति सेकंड, क्योंकि ये रेडियन में, ये सेकंड में, तो रेडियन प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। फिर बात करता हूं मैं वीमा की, तो वीमा क्या हो जाएगी? m0 l0 t-1, क्योंकि इसकी कोई वीमा नहीं है और समय की वीमा हो गई है t, और बट्टे से ऊपर जाएगी तो t की घात -1। फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी एक अक्षीय सदिश राशि है। कैसी सदिश राशि है? कोणीय विस्थापन की भांति ये भी एक अक्षीय सदिश राशि है। ओके, जिस डायरेक्शन में कण गति कर रहा है उस डायरेक्शन में आप अंगुलियों को रखिए, तो अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करने वाला है? कोणीय वेलोसिटी, जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। पिंड यदि इधर घूर्णन गति कर रहा है तो बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। ओके, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, ओमेगा से रिलेटेड एक और सूत्र मैं आपके सामने रखने वाला हूं। यदि मैं एक पूरे चक्कर की बात करूं, यदि हम यहां पर एक पूर्ण चक्कर लें, तो पूर्ण चक्कर के लिए क्या होगा? ओमेगा, एक पूर्ण चक्कर के लिए, एक पूर्ण चक्कर के लिए, एक पूर्ण चक्कर के लिए देखिए, थीटा पूरा का पूरा यदि एक चक्कर लगाया जाए, तो यहां से लेकर यहां तक पूरा एक चक्कर यदि पिंड लगा रहा है, तो जो टोटल एंगल है वो हो जाएगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का मतलब है 2 पाई। तो थीटा की वैल्यू, कोणीय विस्थापन कितना हो गया? 2 पाई हो गया है। ठीक है, अब पूरे एक चक्कर में लगा समय, जिसे हम आवर्तकाल कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? आवर्तकाल कहा जाता है। पूरा एक चक्कर यदि लगा रहा पिंड, तो उसमें लगा जो समय है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। कैपिटल टी से उसको पुट करेंगे। ठीक है, देन ओमेगा कितना आ जाएगा? हमें ओमेगा चाहिए, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा कितना है? 2 पाई। समय कितना है? कैपिटल। तो ये एक महत्वपूर्ण रिलेशन आ चुका है विद्यार्थियों। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, एक हम रिलेशन जानते हैं आवर्ती। आवर्ती भी घूर्णन गति से संबंधित ही हम देख रहे हैं। कई जगह पर आवर्ती को एफ से, कई जगह पर एन से, कई जगह पर न्यू से, अलग अलग तरीके हैं। जब प्रकाश से रिलेटेड या बहुत छोटी वस्तुएं कंपन करती है तो उनसे रिलेटेड जो आवर्ती उसको न्यू से प्रदर्शित करेंगे। और यदि हम यहां पर कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो उसकी आवर्ती को हम एन से प्रदर्शित कर रहे हैं। कई जगह पर एफ से भी प्रदर्शित कर देते हैं, क्योंकि आवर्ती को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये जो ओमेगा है वो कोणीय आवर्ती भी कहलाता है। ठीक है, एक ही बात है कि प्रति एकांक समय में घूर्णन गति कर रहे पिंड द्वारा बनाया गया कोण कोणीय आवर्ती कहलाता है। और वही है कोणीय वेग भी की भी डेफिनेशन यही है कि प्रति एकांक समय में बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। ओके, तो देखिए, आवर्ती होती है प्रति एकांक समय में चक्रों की संख्या बट्टा उसमें लगा समय। आवर्ती का फॉर्मूला क्या है? चक्रों की संख्या बट्टा उसमें लगा समय। चक्रों की संख्या बट्टा उसमें लगा समय, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। तो ये हमारे पास में आवर्ती का रिलेशन है। ये बार बार यूज में आएगा। जब अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी आएगा ये। चक्रों की संख्या बराबर हम क्या कर देंगे? आवर्ती इंटू समय। अब देखिए, यदि मैं यहां पर एक चक्कर की बात करूं तो एक चक्कर में जो लगने वाला समय है वो क्या होता है? कैपिटल टी होता है, आवर्तकाल के इक्वल होता है। तो 1 बट्टा कैपिटल टी क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर क्या आ गया? 2 पाई एन आ गया। ओमेगा बराबर क्या आ गया? 2 पाई एन। ओमेगा किसके तुल्य आ गया है विद्यार्थियों? 2 पाई एन के तुल्य आ गया है। देखो, ओमेगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी भी है, ओमेगा 2 पाई एन भी है। तो ये यहां पर एकदम क्लियर कर लेना।
ठीक है। अब यहां पर देखिए कुछ चीजें समझ लेते हैं कि घूर्णन गति कर रहे पिंड के, जैसे ये यहां पर घूर्णन गति कर रहा है कोई पिंड, तो इसमें बहुत सारे कण मौजूद हैं। तो घूर्णन गति कर रहे सभी पिंड के सभी कणों का कोणीय वेग सेम होता है, क्योंकि समान समय में कोण भी क्या बनाते हैं, समान बनाते हैं, तो कोणीय वेग समान होगा, जबकि रेखीय वेग भिन्न भिन्न होगा। इस बात को एकदम क्लियर कर लेते हैं। देखिए मैं जो बोल रहा हूं उसे आप समझ लीजिएगा कि घूर्णन गति कोई पिंड कर रहा है तो उस पिंड के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे कण। पिंड है तो वो कणों से मिलकर बना है, तो सभी कणों का जो कोणीय विस्थापन है वो सेम रहता है। जैसे ये वाला कण है वो यहां से यहां पर पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, तो केंद्र पर अंतरित कोण, सभी कणों का कोण सेम होगा। कोण सेम बना रहा है तो कोणीय विस्थापन सेम रहता है, जबकि रेखीय विस्थापन भिन्न भिन्न होंगे। आ गई बात समझ में। घूर्णन गति कर रहे पिंड के सभी कणों का कोणीय विस्थापन सेम होगा, जबकि उनका रेखीय विस्थापन भिन्न भिन्न होगा। ठीक उसी प्रकार से ही देखें कि इनका कोणीय वेग सबका सेम होगा। पिंड में मौजूद जितने भी कण है उनका कोणीय वेग, देखो कोणीय विस्थापन भी सेम होता है तो कोणीय वेग भी सेम होता है, लेकिन रेखीय वेग इनके भिन्न भिन्न होंगे। रेखीय वेग क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ओके, इस चीज को एकदम क्लियर कर लीजिएगा। अब मैं यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं कि हमारे पास में एक पहिया है, पहिया समझ गए होंगे, कार का पहिया है, और उस कार के पहिए पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं P, एक बिंदु P लेकर चल रहे हैं, और उस पहिए की त्रिज्या, कार का पहिया नहीं है, हम थोड़ा सा बड़ा पहिया ले रहे हैं, और वो पहिया जब आधा चक्कर पूर्ण कर लेता है तो उस पहिए पर मौजूद किसी बिंदु P का कोणीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन कितना है। एक बार क्वेश्चन समझें कि हमारे पास में इस तरीके से एक पहिया है, ओके, और इस पहिए के ऊपर कोई पॉइंट है P। इस पहिए पर क्या मौजूद है, कोई बिंदु है P, कोई बिंदु P अवस्थित है, P मौजूद है। अब जब ये पहिया आधा चक्कर लगा लेता है, आधा चक्कर घूमकर आगे बढ़ जाता है, तब इसका विस्थापन बिंदु बिंदु P का विस्थापन क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार फिर से सुन लीजिए कि यहां पर जो पहिया है वो घूर्णन गति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है ऐसे, ठीक है। जब ये आधा चक्कर लगाकर आगे बढ़ जाता है, आधा चक्कर लगा लेता है, आगे बढ़ रहा है, तो इस पर मौजूद एक पॉइंट P है, उसके द्वारा कितना विस्थापन तय किया गया है। देखिए ध्यान देना, ये ऐसे बढ़ता है, ये ऐसे, तो ये वाला जो हिस्सा है वो तो घूमता हुआ नीचे आ जाएगा यहां पर, और ये वाला जो हिस्सा है वो कहां चला जाएगा, आधे चक्कर के पश्चात ऊपर चला जाएगा। आधे चक्कर का मतलब यही है, ठीक है। अब देखो, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है। जैसे इस वृत्ताकार पथ की जो रेडियस है वो हम r कंसीडर कर लें, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो r + r 2r हो जाएगी। और यदि ये पूरा चक्कर लगाता, ये जो पहिया है पूरा चक्कर लगाता, तो इसके द्वारा तय की गई जो लंबाई है, पथ की लंबाई है, वो 2πr होती, 2πr, इस पहिए की परिधि के इक्वल। लेकिन ये आधा ही चक्कर लगा रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक आधा चक्कर में ये πr दूरी तय कर लेगा। कितनी दूरी तय कर लेगा, πr। हमें क्या ज्ञात करना है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, तो ये हमारे पास में एक ट्राइंगल बन गया, इसका कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो विस्थापन बराबर क्या आ जाएगा, विस्थापन इक्वल टू, विस्थापन बराबर आ गया लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर का रूट, यह आ चुका है। अब जो भी राशियां कॉमन आ रही है उससे कॉमन ले लेते हैं। यहां से 4r² प्लस π² r² का रूट, तो r² कॉमन लेकर अंडर से बाहर ले लेंगे, तो π² बट्टे में π² + 4 का रूट इंटू r आ गया। r का मान जैसे आपके पास में 1 मीटर हो तो 1 रख देंगे, आधा मीटर है तो आधा मीटर रख देंगे, 5 मीटर है तो 5 मीटर रख देंगे। ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ओके। तो यहां से
मैंने जो बताया वो समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोणीय त्वरण की, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है देख लेते हैं। अब हम लेकर चलेंगे कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से पुट करेंगे और रेखीय गति में जो त्वरण की डेफिनेशन होती है ठीक उसी प्रकार से ही कोणीय त्वरण की परिभाषा होगी कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाती है। चलिए देख लीजिए क्या है। अगला जो बिंदु है हमारे पास में, अगली जो राशि है वो है कोणीय त्वरण। इसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। कोणीय त्वरण को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से प्रदर्शित करेंगे। डेफिनेशन क्या है? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? कोणीय त्वरण कहलाती है। देखिए, कोणीय त्वरण का मतलब ये हुआ है कि जो घूर्णन गति पिंड कर रहा है उसकी जो कोणीय वेग होता है उसके कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, प्रति एकांक समय में उस कोणीय वेग में किस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है, कोणीय वेग बढ़ रहा है या घट रहा है। यदि कोणीय वेग एक समान रहता है, कोणीय वेग एक समान रहता है तो वहां पर जो कोणीय त्वरण है वो शून्य हो जाएगा। कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य। यदि कोणीय वेग में परिवर्तन हो रहा है इट मीन्स वहां पर डेफिनेटली कोणीय त्वरण मौजूद होगा। ओके, तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर ही क्या है? कोणीय त्वरण है। और कोणीय त्वरण का मीनिंग क्या है कि कोणीय वेग में परिवर्तन हो रहा है। कोणीय वेग बढ़ भी सकता है, कोणीय वेग घट भी सकता है। कोणीय वेग यदि बढ़ रहा है तो जो कोणीय त्वरण है वो धनात्मक है, और यदि कोणीय वेग में कमी हो रही है तो हम यहाँ पर जो कोणीय त्वरण यूज में लेते हैं वो ऋणात्मक है, उसको हम कोणीय अवमंदन भी कह सकते हैं। देखो, मेरी जो स्टेटमेंट है उसको एकदम क्लियर कर लेना। यदि कोणीय वेग घट रहा है, कोणीय वेग कम हो रहा है, इट मीन्स वहां पर त्वरण काम कर रहा है, और उस कोणीय त्वरण को हम कोणीय अवमंदन, ऋणात्मक कोणीय त्वरण भी कह सकते हैं। ओके, चलिए क्या है डेफिनेशन? घूर्णन गति कर रहे, घूर्णन गति कर रहे पिंड या कण, पिंड के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाती है, कोणीय त्वरण कहलाती है। तो घूर्णन गति करने वाला पिंड है उसके कोणीय वेग में परिवर्तन की जो दर है उसी को हम कोणीय त्वरण कहते हैं। इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किसके तुल्य होगा? देखिए, कोणीय त्वरण, इसको हम अल्फा से पुट करते हैं, ये होगा कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन। और कोणीय वेग में जो परिवर्तन है वो ω2 माइनस ω1 से लिखा जाएगा अपॉन उसमें लगा समय, उसमें लगा समय, और समय को यहां पर हम T2 माइनस T1 से पुट कर देंगे। तो अल्फा बराबर हमें क्या मिल चुका है? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी मिल चुका है। और यदि समय क्या हो? बहुत ही छोटा हो, अल्प हो, तो इसको हम तात्क्षणिक कोणीय त्वरण पुट कर देंगे डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। जब समय बहुत छोटा होता है तो डी ओमेगा अपॉन डी टी के रूप में लिखा जा सकता है। तो अल्फा बराबर हमें क्या मिल चुका है? डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओके,
ओमेगा क्या था, डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए, डी बाई डी टी, ओमेगा का मान है डी थीटा बाई डी टी, तो इसको हम पुट कर देंगे डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वेयर। ओके, यह आ गया हमारे पास में अल्फा का एक और फॉर्मूला। देखिए हम आगे चलकर अल्फा को अलग अलग फॉर्म में पुट करेंगे, वो बात की बातें हैं। अल्फा क्या होता है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, या कोणीय विस्थापन को आप 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कोणीय त्वरण हमें प्राप्त होने वाला है। अब मैं इसके मात्रक विमा की यहां पर चर्चा करता हूं। तो अल्फा भी एक अक्षीय सदिश है, अल्फा भी क्या है, एक अक्षीय सदिश है। और देखिए ये अल्फा का मान धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, क्योंकि यदि कोणीय वेग में बढ़ोतरी हो रही है तो अल्फा धनात्मक, कोणीय वेग में कमी हो रही है तो अल्फा ऋणात्मक। ये भी एक अक्षीय सदिश होता है और इसकी डायरेक्शन है वो घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। अल्फा का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैं बात करता हूं अल्फा की विमा की, तो यहां से m0 L0 t-2 इसकी विमा हो जाएगी, सीधी सी विमा है, फॉर्मूले से हम प्राप्त कर लेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब विद्यार्थियों हमने जिस प्रकार से स्थानांतरीय गति में गति के समीकरण पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार से ही घूर्णन गति में भी गति के समीकरण होते हैं। जब कोई कण पिंड एक समान कोणीय त्वरण से गति करता है तो उसके लिए भी हम सिमिलर तरीके से गति के समीकरण पुट कर सकते हैं। चलिए यहां से मैं एक बार इन सबको हटा देता हूं। एक समान कोणीय त्वरण के लिए गति के समीकरण किसके लिए हम देखेंगे, एक समान कोणीय त्वरण के लिए, एक समान कोणीय त्वरण के लिए, कोणीय गति के समीकरण, गति के समीकरण, एक समान कोणीय त्वरण अल्फा के लिए गति के समीकरण क्या हो जाएंगे। देखिए मैं रेखिक गति के लिए गति के समीकरणों की यहां पर बात करता हूं। सबसे पहले तो गति का जो पहला समीकरण था वो था v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और चौथा, हालांकि समीकरण तो 3 ही होते हैं, हम nवें सेकंड में तय की दूरी, तो nवें सेकंड में तय की दूरी को हम dn से पुट कर दें, u प्लस हाफ a इंटू 2n-1, ये हमारे पास में फॉर्मूले थे, ये हमने पहले ही पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। अब सिमिलर तरीके से हम घूर्णन गति में इन समीकरणों को पुट करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, ओमेगा नोट यह है प्रारंभिक कोणीय वेग, ओमेगा नोट क्या है, प्रारंभिक कोणीय वेग, फिर ये ओमेगा अंतिम कोणीय वेग, अंतिम कोणीय वेग, अल्फा कोणीय त्वरण, अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण, टी यहां पर समय है, थीटा यहां पर विस्थापन है, थीटा यहां पर क्या है, विस्थापन, और मैं यहां पर थीटा एन भी लूंगा तो ये है एनवें सेकंड में तय विस्थापन, एनवें सेकंड में तय विस्थापन, एन यहां पर सेकंड की संख्या है। ओके, अभी इन सभी इक्वेशन को मैं घूर्णन गति से संबंधित गति के समीकरणों में कन्वर्ट करने वाला हूं, पर ये एक चीज क्लियर कर लेना कि ये एक समान कोणीय त्वरण के लिए ही लागू होंगे। किसके लिए लागू होने वाले हैं, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए ही लागू होंगे। ये जो समीकरण है वो भी एक समान त्वरित गति के लिए ही है, यहां पर a एक समान रहता है, ठीक है ना, उन्हीं के लिए ये है। ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, ध्यान देना,
इसी के अकॉर्डिंग ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। देखो गौर करके देख लीजिए, अंतिम वेग तो अंतिम कोणीय वेग, प्रारंभिक कोणीय वेग ए तो अल्फा, टी की जगह टी रहेगा, टी में कोई बदलाव नहीं आने वाला, समय दोनों ही गतियों में सेम रहने वाला है। फिर देखिए दूसरा, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसी प्रकार से तीसरी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। और nवें सेकंड में तय किया गया कोणीय विस्थापन। यदि कोई घूर्णन गति कर रहा है पिंड, एक समान एक्सेलरेशन हैं, तो nवें सेकंड में तय किया गया कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा, थीटा एन। ये थीटा एन है nवें सेकंड में तय कोणीय विस्थापन, जो कि ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फा 2n-1 के इक्वल होगा। ये हमारे पास में एक और इक्वेशन आ गई है। तो आप इनको ध्यान में रखें, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो इन्हीं की हेल्प से करने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब इन्हें हम अच्छे से बेटर तरीके से समझ सकें। एक बार इनको लिखकर भी याद कर लें ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, हैबिट में आपके पड़ जाए। ओके विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यदि आपको नेट से रिलेटेड यदि पेपर को फाइट करना है तो एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको आप एक एक करके अच्छे से लाइन टू लाइन समझेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, चाहे क्वेश्चन कितना ही लंबा हो। क्योंकि जब एग्जाम होगी नीट से रिलेटेड तो उस एग्जाम में उसी क्वेश्चन पर आधारित दूसरा क्वेश्चन मिल सकता है, वही कॉन्सेप्ट लगने वाला दूसरा क्वेश्चन मिल सकता है, बट क्वेश्चन वही होंगे। तो एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो आप खरीद लीजिए और सभी क्वेश्चन एक एक करके सोल्व कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन है उनको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करना है, एकदम फंडा वहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। तो यदि फंडा उसका क्लियर हो गया, रटने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एज इट इज क्वेश्चन कुछ मिल भी सकते हैं, बट सारे के सारे क्वेश्चन ना कि भाई एनसीईआरटी में से उठाकर दे दे, ऐसा संभव नहीं है। बट कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर हो गया, एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए, तो नीट की एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके चलिए, इसके बाद में इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। यहां पर कुछ क्वेश्चंस अब हमारे सामने हैं, एक एक करके इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि एक पहिए का प्रारंभिक कोणीय वेग 2 रेडियन पर सेकंड है। यदि इसका कोणीय त्वरण 3 रेडियन पर सेकंड हो तो 2 सेकंड में इसका विस्थापन क्या होगा। जो आंकड़े आपको दे रखे हैं वो देख लीजिए, क्या क्या दे रखे हैं। प्रारंभिक कोणीय वेग तो ओमेगा नॉट हमें दे रखा है 2 रेडियन पर सेकंड। यदि इसका कोणीय त्वरण अल्फा वो हमें दे रखा है 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। 2 सेकंड के बाद तो t बराबर कितना दे रखा है 2। हमें इसका विस्थापन पूछा रेडियन में, इट मीन्स कोणीय विस्थापन पूछा गया है। हम गति के समीकरणों का ही प्रयोग करेंगे। थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 गुणा में 2 प्लस 1/2। अल्फा की जो वैल्यू है वो है 3 और यहां से टी की जो वैल्यू है वो है 2 का स्क्वायर। तो यहां से ये तो आ गया 4, 1 2 से 1 2 कट जाएगा, ये आ गया 6, ये आ गया 10 रेडियन। तो इसका जो आंसर आएगा, थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 10 रेडियन प्राप्त होगी। ओके, सीधा सा है, जो आंकड़े आपको दे रखे हैं उनको आप समझें और पूछा क्या है उससे रिलेटेड फॉर्मूला देखें। ओके, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। इसके पहियों की त्रिज्या 0.25 मीटर है। यदि ब्रेक लगाने पर 20 चक्कर पूर्ण करने के बाद पहिए रुक जाए तो ब्रेक द्वारा उत्पन्न कोणीय अवमंदन होगा। देखें क्वेश्चन में हमें कार की जो चाल है वो दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखें जो चाल है v वो हमें दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा।
इसको आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। आर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.25 मीटर। यदि ब्रेक लगाने पर 20 चक्कर पूर्ण करने के बाद पहिए रुक जाते हैं तो देखो थीटा बराबर कितना आ गया, 20 चक्कर लगा रहे हैं और एक चक्कर में जो विस्थापन है वो 2 पाई, तो 40 पाई रेडियन हमारे को थीटा दे रखा है। हमें यहां पर कोणीय अवमंदन पूछा है, अल्फा का मान ऋणात्मक आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। ओके, देखिए हमें यहां पर थीटा और अल्फा तो घूर्णन गति से रिलेटेड दे रखे हैं, लेकिन v और r है वो रेखीय गति से संबंधित दे रखे हैं। तो हम यहां पर कोणीय वेग ओमेगा ज्ञात कर लेते हैं, इन दोनों की हेल्प से ज्ञात कर लेते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है, v/r। v का मान हमें 20 दे रखा है, r का मान हमें 0.25 दे रखा है। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लगाएंगे, 25 का भाग इसमें 4 बार में, 20 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया 80। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। अब देखिए ओमेगा हमारे पास में आ गया है, थीटा है, अल्फा ज्ञात करना है। तो हमें एक ऐसी त्रिकोणमितीय ऐसी इक्वेशन को प्रयोग में लेना है कि अल्फा हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहां पर ओमेगा नोड तो प्राप्त है, ओमेगा ये रुक रहा है, तो ओमेगा अंतिम जो कोणीय वेग है वो कितना हो जाएगा कि यदि ब्रेक लगाने पर 20 चक्कर पूर्ण करने के बाद पहिया रुक जाता है, रुक गया तो ओमेगा बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमें ऐसा इक्वेशन यूज में लेने जिसमें ओमेगा, ओमेगा नॉट, अल्फा और थीटा है। तो तीसरी इक्वेशन हो गई है ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो यहां से अल्फा बराबर, चलिए वैल्यू पुट कर देता हूं 0। ओमेगा नोट का जो मान है वो कितना है 80, तो 80 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, थीटा की वैल्यू है 40 पाई। तो अल्फा बराबर क्या आ गया 80 इंटू 80 माइनस 2 गुणा में 40 पाई। तो 40 और 2 को गुणा करेंगे 80, तो यह आ गया 80/पाई विथ नेगेटिव साइन, और मात्रक आ गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोणीय अवमंदन, अल्फा का मान ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऋणात्मक त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, देखिए एक पहिया 1200 चक्कर प्रति मिनट की चाल से गतिमान है एवं इसे 4 रेडियन पर सेकंड की दर से धीमा किया जाता है। विराम अवस्था में आने से पहले इसके द्वारा पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या होगी। तो देखिए ये जो पहिया है वो 1200 चक्कर प्रति मिनट, तो 1200 चक्कर, तो n बराबर हमें दे रखा है 1200 चक्कर प्रति मिनट। मिनट के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, सेकंड पुट कर देंगे। तो कितना सेकंड पुट कर देंगे, 60 सेकंड पुट कर देंगे। तो यहां से 10 से 10 120 में 6 का भाग लगाएंगे तो ये कितना आ गया 20 चक्कर प्रति सेकंड, 20 चक्कर प्रति सेकंड, ये n का मान आ गया। तो यहां पर भी ये एक्सेलरेशन लगाया जाता है, ऋणात्मक त्वरण लगाया जाता है जिससे हम धीमा कर रहे हैं। तो ये हमें ओमेगा नॉट प्रारंभिक कोणीय वेग कितना हो जाएगा 2 पाई n, तो 2 पाई n का जो मान है वो है 20, तो 40 पाई आ गया, 40 पाई रेडियन पर सेकंड। अल्फा की वैल्यू माइनस में दे रखी है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। विराम अवस्था में आने से पूर्व, विराम अवस्था में आ रहा है तो ओमेगा 0 दे रखा है। थीटा हमें ज्ञात करना है, उसी से ही हम चक्रों की संख्या ज्ञात करेंगे, उसी से ही हम क्या ज्ञात करेंगे, चक्रों की संख्या। तो थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, वही गति का तीसरा समीकरण अप्लाई कर देते हैं। ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा ओमेगा 0। ओमेगा नॉट हमारे पास में है 40 पाई, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 2 अल्फा की जो वैल्यू है वो है माइनस में 4 थीटा। तो यहां से थीटा बराबर क्या आ गया 40 पाई इंटू 40 पाई अपॉन 8। तो यहां से
ये 5 बार में कट गया, 200 पाई स्क्वायर आ गया, 200 पाई स्क्वायर मात्रक आ गया इसका रेडियन। अब देखो ये इतना कोण बना रहा है तो चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी, चक्रों की संख्या टोटल जो एंगल बन रहा है वो 200 पाई स्क्वायर है और एक चक्कर में 2 पाई एंगल बनता है। तो यहां से पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, इसमें भाग लगाएंगे तो आ गया 100, तो 100 इंटू पाई, तो ये आ गया 314 चक्कर। चक्रों की संख्या कितनी आएगी, 314 चक्कर लगा लेगा पहिया विराम अवस्था में आने से पूर्व 314 चक्कर लगा लेगा। अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं यहां से कि एक गाड़ी का पहिया 1200 चक्कर प्रति मिनट, ठीक वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है कि 1200 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रहा है और गाड़ी के त्वरक को दबाने पर यह 10 सेकंड बाद 4500 चक्कर प्रति मिनट लगाने लगता है। पहिए का कोणीय त्वरण क्या होगा, अल्फा पूछा है। एक्सेलरेटर दबा दिया तो चक्रों की संख्या 1200 चक्कर प्रति मिनट से 4500 चक्कर प्रति मिनट हो गई है। तो देखिए ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, तो यहां पर ओमेगा नॉट, तो 2 पाई एन, एन का मान कितना दे रखा है प्रारंभ में 1200 चक्कर प्रति मिनट, 1200 चक्कर प्रति मिनट। तो यहां पर मैं 60 का भाग लगाते ही क्या हो जाएगा चक्कर प्रति सेकंड, तो ये मैंने एन की वैल्यू पुट कर दी है। तो यहां से ये कितना आ जाएगा 10 से 10, 6 का भाग इसमें लगाएंगे तो 20 आ गया, 20 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 40 पाई, ये रेडियन पर सेकंड में आ गया। अंतिम जो कोणीय वेग है वो कितना हो जाएगा 2 पाई, और अब की बार जो है आवृत्ति है वो है 4500 चक्कर प्रति सेकंड। तो ये आ गया, चक्कर प्रति मिनट है तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग लगा देंगे। यहां से ये कितना आ गया 75, 75 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 150 पाई आ गया, 150 पाई रेडियन प्रति सेकंड। हमें t बराबर कितना दे रखा है 10 सेकंड दे रखा है, तो अल्फा पूछा है। तो ओमेगा नॉट है, ओमेगा है, t है, अल्फा पूछा है। गति का हम पहला समीकरण अप्लाई कर देंगे, ओमेगा बराबर होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t, और यहां से अल्फा बराबर कितना आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। ओमेगा कितना 150 पाई, ओमेगा नॉट कितना 40 पाई, अपॉन टी कितना 10। तो यहां से कितना आ गया 150 में से 110 पाई आ गया, 110 पाई अपॉन में 10, 10 से 10 से 10 11 पाई आ गया, 11 पाई इसका आंसर आ गया है। 11 पाई मात्रक हो गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो विद्यार्थियों ये थे कुछ क्वेश्चन। अब हम इस वीडियो के अंतिम दौर में अंतिम जो हमारी भौतिक राशि है बल आघूर्ण टॉर्क, उसकी चर्चा करेंगे। साथ में हम बलयुग्म आघूर्ण के बारे में भी समझेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण, देखिए इसका मतलब आप समझ लीजिए बल आघूर्ण का मतलब क्या है कि देखिए हम ये जानते हैं कि जब कोई पिंड गति करता है, वो एक समान वेग से गति कर रहा है या पिंड विराम अवस्था में है, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन करने वाला जो कारक होता है उसको हम बल कहते हैं। उसी कारक को क्या कहा जाता है बल। तो बल क्या करता है अवस्था में परिवर्तन कर देता है, गति में परिवर्तन कर देता है, वेग में परिवर्तन कर देता है। ठीक वही रोल घूर्णन गति में बल आघूर्ण करता है। यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो उसको घूर्णन गति प्रदान करने वाला कारक कौन है बल आघूर्ण है। ठीक, और यदि कोई पिंड एक समान कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है तो उसके कोणीय वेग में एक समान कोणीय वेग में परिवर्तन करने वाला कारक कौन होता है बल आघूर्ण होता है। तो किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष बल का जो आघूर्ण होता है उसी को ही हम बल आघूर्ण कहते हैं। टॉर्क कहा जाता है, टॉ से पुट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में समझेंगे
मेरे पास में ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक कार्तीय निर्देश तंत्र है, और इस कार्तीय निर्देश तंत्र में ये कोई बिंदु है P। ये जो बिंदु P है वो पिंड के ऊपर मौजूद है। कहाँ मौजूद है? निकाय पर या पिंड का कोई बिंदु है P। अब इस बिंदु P पर कोई बल लगता है। देखिए इसका बिंदु P का जो स्थिति सदिश है वो है R वेक्टर। स्थिति सदिश क्या है? मूल बिंदु से इसकी स्थिति क्या है? R वेक्टर है। अब इस बिंदु P के ऊपर एक बल लगता है F वेक्टर। बल कितना लग रहा है? F वेक्टर। इस R वेक्टर और F वेक्टर, R वेक्टर इस तरीके से है, R वेक्टर और F वेक्टर के मध्य का कोण है थीटा। ठीक है, तो देखिए इस बल के द्वारा क्या होता है? पिंड को घूर्णन गति प्रदान की जाती है। तो बल के द्वारा घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जो आघूर्ण क्रिएट होता है, जो घुमाने वाली प्रवृत्ति क्रिएट होती है, उसी को ही हम बल आघूर्ण कहते हैं। और देखिए इस बल आघूर्ण का मान, बल आघूर्ण का जो मान है वो किसके तुल्य होता है? बल आघूर्ण बल इंटू आघूर्ण भुजा के बराबर होता है। ये आघूर्ण भुजा क्या चीज है? देखिए बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। आघूर्ण भुजा का मतलब क्या है? बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। अब मेरी बात को समझना, घूर्णन अक्ष ऐसे, पिंड यहां पर पड़ा है, बल इधर लग रहा है, तो ये घूर्णन गति करेगा। ये ऐसे है, आप इसको समझे, मैंने ऐसे इसको पकड़ लिया। अब इसके ऊपर इधर से बल लगेगा, इधर से ऐसे ऊपर लग रहा है, तो देखिए ऐसे बल लगेगा तो ये ऐसे गति करेगा। और यदि यहां पर होता अब इसके ऊपर ऐसे बल लग रहा है तो ऐसे गति करेगा। तो घूर्णन अक्ष इसके ठीक परपेंडिकुलर है। ओके, तो किसी स्थिति के अंदर हमने ये सिचुएशन ली है, तो इसकी बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, तो आप इसको पीछे बढ़ाइए, हम इसको क्या करते हैं? पीछे बढ़ाते हैं। पीछे बढ़ाकर घूर्णन अक्ष से इसके ऊपर लंब डालते हैं। मान लेते हैं कि लंब कहां पर मिल रहा है? बिंदु M पर मिल रहा है। ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो हमारे पास में ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये होती है आघूर्ण भुजा। घूर्णन अक्ष से बल की लंबवत दूरी आघूर्ण भुजा। तो बल तो कितना? बल आघूर्ण को तो हम टॉ से, बल को F से, आघूर्ण भुजा यहां पर क्या है? OM। आघूर्ण भुजा क्या है? OM। तो यहां से हम इस आघूर्ण भुजा की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ये एंगल थीटा है, ये कर्ण हमें इसका पता है, तो हम एक ऐसे त्रिकोणमितीय संबंध को यूज में लेंगे जिसमें लंब मतलब OM और कर्ण आए, तो साइन थीटा होता है, जो कि लंब OM बट्टे में कर्ण R के बराबर होगा। तो OM किसके इक्वल आ गया? R साइन थीटा के इक्वल आ गया। तो यहां पर टो बराबर आ गया FR साइन थीटा। तो टो का ये फॉर्मूला आ चुका है RF साइन थीटा। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब मैं इसको सदिश रूप में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? सदिश रूप में देखिए, टो वेक्टर बराबर R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। टो वेक्टर बराबर क्या आ गया? R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर प्राप्त हो गया है। देखिए R से पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर दाहिने हाथ की अंगुलियों को रखेंगे तो जो अंगूठा है वो इनके सदिश गुणन की दिशा को व्यक्त करेगा। तो देखो यहां पर दो सदिश है R और F। तो पहला सदिश R है, वो इस डायरेक्शन में, देखो R की डायरेक्शन ये वाली है, F की डायरेक्शन ये वाली है। तो पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर अंगुलियों को मोड़ो, तो अंगूठा किधर? बाहर की ओर। तो जो टो है वो इसकी घूर्णन अक्ष के अनुदिश, घूर्णन अक्ष इधर है, पोड़गे तल के लंबवत, और इस टो की डायरेक्शन भी इधर है। तो ये जो बल आघूर्ण है वो एक अक्षीय सदिश है। बल आघूर्ण कैसा सदिश है? अक्षीय सदिश है, जिसकी डायरेक्शन हम दाहिने हाथ के अंगूठे की नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं। ओके, ये दो सदिशों के सदिश गुणन के रूप में लिखा जा सकता है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखें, इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। इसका मात्रक क्या हो गया? मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर। विमा क्या हो गई इसकी? विमा हो गई है M1L2T-2।
ये जो वीमा है वो कार्य के समान प्राप्त हुई है या ऊर्जा के समान प्राप्त हुई है। ठीक है, तो बल आघूर्ण की वीमा कार्य ऊर्जा के इक्वल होती, सेम होती है। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि देखिए बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला है वो RF sin थीटा होता है। इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, एक यहां पर पद हम और यूज में लेते हैं, बल युग्म आघूर्ण। अगला जो हमारा पद है वो क्या है, इसी से रिलेटेड है, बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण क्या चीज है? बल युग्म आघूर्ण के अंदर क्या होता है, एक वस्तु हमारे पास में है, इस तरीके से ये एक वस्तु है, इसके ऊपर दो बल काम करेंगे। इस पर कितने बल काम करने वाले हैं? दो बल। एक बल इधर लग रहा है और एक बल उसकी ठीक विपरीत दिशा में काम कर रहा है। तो बल युग्म आघूर्ण में क्या होता है, दो समान परिमाण के बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में काम करते हैं। दो समान परिमाण वाले बल जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं और उनकी क्रिया रेखाएं जब भिन्न भिन्न होती है, तो देखिए ये इस रेखा के अनुदिश काम कर रहा है, ये इस रेखा के अनुदिश काम कर रहा है, इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न है, तो ये एक घूर्णन गति क्रिएट कर देते हैं। देखो ऐसे यदि है हमारे पास में, इधर से बल लग रहा है, इधर से बल लग रहा है, तो ये ऐसे घूर्णन गति करेगा। आ गई बात समझ में? तो बल युग्म आघूर्ण के अंदर दो बल काम करेंगे, दोनों का परिमाण समान तथा डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है। तत्पश्चात ये घूर्णन गति क्रिएट करते हैं और इसकी जो घूर्णन अक्ष है वो ये होगी। ऐसे ये जो पिंड है, डस्टर है, इसके ऊपर एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है और इन बल के कारण से ये घूमेगा, तो इस अक्ष के रेस्पेक्ट घूमेगा। ओके, यदि इसकी यहां से यहां तक दूरी r/2 है, यहां से यहां तक की दूरी r/2 है, तो देखिए इस बल के कारण से इस अक्ष के रेस्पेक्ट बल युग्म आघूर्ण कितना हो जाएगा, r/2 × f। इस बल के कारण से बल युग्म आघूर्ण कितना हो जाएगा, r/2 × f। इस बल के कारण से अंदर की ओर और इस बल के कारण से भी अंदर की ओर, दोनों बलों के कारण से बल युग्म आघूर्ण अंदर की ओर होगा। तत्पश्चात जो टो है वो r/f के इक्वल होगा। ओके, तो यहां पर आप दोनों बलों के बीच की जो सीधी दूरी है वो यदि r है, एक बल का परिमाण f है, तो टो वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर भी पुट कर सकते हैं। तो बल युग्म आघूर्ण और बल आघूर्ण में दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, वो इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए। बल युग्म आघूर्ण में दो बाह्य बल होते हैं जिनका परिमाण समान डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है। बल आघूर्ण में एक बाह्य बल होता है, एक बाह्य बल होता है और इस बाह्य बल के फलस्वरूप, प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो दूसरा बाह्य बल होता है उसकी वजह से घूर्णन गति क्रिएट होती है। एक लगा रहे हैं, दूसरा प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इसके अंदर से ही लगता है। देखो ऐसे बल लग रहा है तो ये ऐसे पूरा का पूरा गति करना चाहिए। यदि बल किसी स्पेशल डायरेक्शन में लग रहा है तो पूरा का पूरा गति करना चाहिए। ये घूम क्यों रहा है? क्योंकि इसको घुमाने वाला एक और बल इसको इधर घुमा रहा है, वो है प्रतिक्रिया बल। तो यहां पर एक बल बाह्य बल होगा बल आघूर्ण में, जबकि बल युग्म आघूर्ण में दो बाह्य बल होंगे, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत, परिमाण समान। तो ये है बल युग्म आघूर्ण और बल आघूर्ण। अब मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूं जो बल युग्म आघूर्ण और बल आघूर्ण से संबंधित है। देखिए बल आघूर्ण, टो बराबर हम क्या जानते हैं, टो बराबर हम जानते हैं RF sin थीटा। ये हमारे पास में बल आघूर्ण का या बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं पहला ही एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूं, हेड पंप। हेड पंप का जो हत्था होता है वो लंबा रखा जाता है। हेड पंप का जो हत्था होता है वो लंबा रखा जाता है। आप देखेंगे कि यहां से जो हेड पंप है उसका जो हत्था होता है, हत्था, उसको दबाने से पानी निकलेगा बाहर। तो ये घूर्णन अक्ष की यहां से चेन लटकी होगी, वो इसको ऊपर नीचे, तो यहां से ये हत्था है, जितना लंबा होगा इस अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन गति कर रहा है, तो R बढ़ा देंगे। R क्या होगा? ज्यादा। R ज्यादा होगा तो F हमें कम लगाना पड़ेगा, बल कम लगाना पड़ेगा, और बल कम ही लगाना चाहते हैं हम भी,
कि इसको घूर्णन गति करवानी है, तो घूर्णन गति करवानी है तो आर और एफ दोनों का गुणा होगा। आर ज्यादा ले लेंगे तो एफ कम लगाना पड़ेगा। तो यदि आप यहां से इसको दबाकर इसको घूर्णन गति करवाना चाह रहे हैं तो बल ज्यादा लगाना, आर कम हो जाएगा तो बल ज्यादा रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेता हूं मैं कि जो कुम्हार है, कुम्हार का जो चाक होता है, इस तरीके से वो बर्तन बनाता है। यहां पर ये जैसे बर्तन का निर्माण कर रहा है, तो इस चाक के ऊपर एक छोटा सा गड्ढा होता है, छोटा सा गड्ढा होगा, और उस गड्ढे में ये क्या करेगा, एक लकड़ी डालेगा और उसको इसके चारों ओर घुमाएगा, तो ये घूर्णन गति करेगा। चाक जिस अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन गति करता है उस अक्ष से ये गड्ढा है वो ज्यादा से ज्यादा दूरी पर होना चाहिए, ताकि आर जब ज्यादा होगा तो एफ कम लगाना पड़ेगा, आर जब ज्यादा होगा तो एफ कम लगाना पड़ेगा, ये इजी वे में घूम जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से हम देखते हैं एक और एग्जांपल, जैसे बोतल का जो ढक्कन है उसे आपको खोलना है, तो देखिए 2 अंगुलियों का प्रयोग करते हैं हम। बोतल के ढक्कन को खोलते समय क्या करेंगे, 2 अंगुलियों का प्रयोग करेंगे। एक अंगुली से इधर पीछे, एक अंगूठे से इसको आगे धकेलेंगे, तो यहां पर दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगेंगे, समान परिमाण के लगेंगे, तो ये घूर्णन गति करवाएगा और घूर्णन गति से बोतल का ढक्कन खुल जाएगा। ओके। इसी प्रकार से नल, जो नल होता है उसमें इस तरीके का हिस्सा होता है, तो इसको खोलना या बंद करना 2 अंगुलियों से होगा और इजी वे में होगा। खोलने और बंद करने के लिए हमें 2 अंगुलियों का प्रयोग करना है, और 2 अंगुलियों का जब प्रयोग करेंगे तो वहां पर ये दोनों मिलकर बलयुग्म आघूर्ण क्रिएट करेगी, तत्पश्चात वो आसानी से खोली या बंद की जा सकती है। मैं यहां पर इस R इंटू एफ वाले फॉर्मूले के कुछ एग्जाम्पल और लेता हूं। बात करता हूं मैं पेंचकस की। पेंचकस में क्या होता है, देखो ध्यान देना, ये पेंचकस का एक मैंने बड़ा सा स्वरूप आपके सामने रखा है। तो पेंचकस का जो हत्था होता है वो थोड़ा सा मोटा रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है क्योंकि घूर्णन अक्ष से यदि दूरी R ज्यादा होगी तो F कम लगाना पड़ेगा, जब R ज्यादा होगा तो F कम रख लीजिए आप। ओके, तो R अधिक रखने के पीछे रीजन क्या है, हमें बल कम लगाना पड़ेगा, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसलिए हम जो पेंचकस का हत्था होता है वो थोड़ा सा मोटा रखते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो हमारी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उनको खोलने बंद करने के लिए भी हम एक हत्थे का प्रयोग करते हैं। जैसे ये हमारे पास में हमारा गेट है, यहाँ पर एक कब्जा होता है, यहाँ पर एक कब्जा होता है, और ये दीवार के इन कब्जों के सहारे ही टिका रहता है। अब ये जो हत्था होता है, एक इसको खोलने बंद करने का जो हत्था होता है वो इसकी कब्जों से दूर होता है। ये जो कब्जा है ना, ये क्या बताता है कि घूर्णन अक्ष यहां से जा रही है, इस अक्ष के रेस्पेक्ट ये घूमता है, तो इस कब्जे को खोलकर हम बाहर करेंगे, अंदर करेंगे, तो ये कब्जा है वो यहां से ज्यादा दूरी पर लगा होता है। आर ज्यादा से ज्यादा होगा तो एफ हमें कम लगाना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए हम आर ज्यादा से ज्यादा रखते हैं ताकि हमें बल कम से कम लगाना पड़े। देखो कोई भी आपने हत्था यहां पर इस घूर्णन अक्ष के कब्जों के नजदीक लगाया हुआ नहीं देखा होगा। उसके पीछे रीजन यही है कि आर ज्यादा से ज्यादा रखेंगे तो एफ कम से कम लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम बार बार यूज में लेते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूं। जैसे हमें खेजड़ी गिरानी हो, खेजड़ी या कोई पेड़ है हमारे पास में और इस पेड़ को नीचे गिराना हो, हमने थोड़ा सा यहां से काट लिया है, फिर अब इसको गिराना है, रस्सी से बांध कर गिराना है, तो हम क्या करेंगे, क्या इसको गिराने के लिए रस्सी को यहां से बांध कर खींचेंगे? नहीं, हम इस रस्सी को अधिकतम ऊंचाई पर बांधते फिर खींचेंगे तो ये ऐसे लुढ़क जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है, देखो ये घूर्णन गति करेगा, ऐसे घूर्णन गति करेगा, तो ये जो डिस्टेंस है आर वो ज्यादा से ज्यादा रखने का प्रयास करेंगे। आर हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रखने का प्रयास करेंगे। आर ज्यादा तो एफ कम। इसी प्रकार से हमारे दैनिक जीवन के अंदर
जैसे नेल कटर है, तो नेल कटर के अंदर भी जो दबाने वाला हिस्सा होता है वो ज़्यादा लंबा रखा जाता है, उसके आगे वाला पार्ट छोटा होता है। आप ध्यान करेंगे जब वो घूर्णन गति करता है तो उसके रेस्पेक्ट जो वाला हिस्सा है हम जो दबा रहे हैं वो वाला हिस्सा बड़ा होता, आर ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से संडासी गंडासी हमारे रसोई में काम में आने वाली वस्तुएं, जैसे सिलाई मशीन में भी हाथ से घुमाने वाली जो सिलाई मशीन है उसमें एक चक्का लगा होता है और उसको घुमाने वाला जो हत्था होता है वो उसकी घूर्णन अक्ष से मैक्सिमम दूरी पर रखा जाता है। इसी प्रकार से जो घास काटने वाली जो मशीन होती है, जैसे हाथ से घुमा रहे हैं हम, बड़ा सा चक्का लगा होता है तो उसमें जो हत्था होता है वो उसकी घूर्णन अक्ष से मैक्सिमम दूरी पर होता है ताकि आर ज्यादा हो सके, एफ कम से कम लगाना पड़े। ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस इन पर आधारित आपके सामने रख देता हूं। देखिए क्या है क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन तो है हमारे पास में, सुनना आप ध्यानपूर्वक, कि नल को 2 अंगुलियों की सहायता से आसानी से खोला या बंद किया जा सकता है क्योंकि, देखो इसका आंसर क्या है, क्यों किया जा सकता है, क्योंकि नल 2 अंगुलियां क्या करती है, एक बल युग्म आघूर्ण का निर्माण कर लेती जो कि घूर्णन गति आसानी से करवा देती। तो इसका आंसर है बनने वाले बल युग्म के कारण घूर्णी प्रभाव क्रिएट होता है। एक और क्वेश्चन देखें हमारे पास में है कि यदि एक बल F माइनस एफ के वेक्टर के केफ मूल बिंदु पर कार्य करता है तब बिंदु 1 माइनस 1 के सापेक्ष बल आघूर्ण क्या होगा। हमें बल दे रखा है माइनस एफ के केफ और बिंदु के रेस्पेक्ट, इस बिंदु के रेस्पेक्ट हमें बल आघूर्ण पूछा, टो पूछा है। तो देखिए एफ वेक्टर हमें दे रखा है माइनस में के केफ और आर वेक्टर हमें दे रखा है 1 आई केफ माइनस 1 जे केफ। ओके, तो टो वेक्टर बराबर क्या होगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यहां से आर वेक्टर कितना, आई केफ माइनस जे केफ, एफ वेक्टर कितना क्रॉस माइनस में एफ के केफ। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में एफ आई केप क्रॉस के केप, इन दोनों का करेंगे तो प्लस में एफ जे केप क्रॉस के केप। आई को जब के से गुणा करेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा, जे केप आ जाएगा। फिर यहां से जे को के से करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई केप आ जाएगा। यहां से एफ हम कॉमन ले लेते हैं, यहां पर तो रह गया आई केप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां पर रह गया जे केप। तो ये हमारे को मिल चुका है टो, ये हमें क्या मिल चुका है, टो मिल चुका है। ओके, तो विद्यार्थियों ये था बल आघूर्ण और बल युग्म आघूर्ण और उन पर आधारित क्वेश्चंस। और विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने घूर्णन गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण राशियां जैसे कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, बल आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण के बारे में चर्चा की। घूर्णन गति से संबंधित कुछ राशियां और भी है जैसे जड़त्व आघूर्ण, कोणीय संवेग। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय संवेग, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड होगा। उसके पश्चात हम बात करेंगे कोणीय संवेग की, कोणीय संवेग संरक्षण नियम की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।